my dear young viewers, scholars, and there is your teacher, Renu is here, and you are most welcome in Nayab Thoughts in English. And today we are going to read lesson number 5, class 10th, first flight, Glimpses of India. Glimpses का मीनिंग होता है glances, झलक, भारत की झलक। 3 जगहों से भारत की झलक आपको दिखाई देगी। आपको पता चलेगा कि इंडिया कितनी खूबसूरत देश है और कितनी चीजें हैं यहाँ पर खाने की भी और देखने की भी। आपको पता चलेगा कि कैसे इन 3 पार्ट्स के अंदर फर्स्ट पार्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय ल्यूशियो रॉड्रिग्स, सेकंड पार्ट कुर्ग लोकेश अब्रॉल और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम अरूप कुमार दत्ता। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में भारत की झलकियां आपको दिखाई देंगी और पता चलेगा आपको कि इंडिया कितना ही ब्यूटीफुल कंट्री है और इसके अंदर कितनी चीजें हैं, हमें सिर्फ खोजने की जरूरत है। ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पार्ट नंबर 1, glimpses, lesson number 5, glimpses of India, A Baker from Goa by Lucio Rodriguez। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों फुल फ्लेज लेसन जैसे ही हैं, तो तीनों को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा इंटरेस्ट भी आपका लूज होता रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूंगी और जिससे कि आपको जो है वो एनिमेशन के जरिए, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दें और कैसे आपको पता चले कि गोवा जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल जो है वो आप कहें कि इंडिया का एक पार्ट है और कैसे यहाँ पर बेकर यू नो वन हु बेक्स, जो कि बेक करते हैं। बेक करने का मतलब ब्रेड बनाते हैं, बन बनाते हैं, पाव बनाते हैं। बेकिंग मतलब सेकना, सेकने का काम करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी फर्नेसेस के अंदर ये कामों को करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गोवा के बेकर के बारे में। ओके, नाउ before you read, what images of people and places come to your mind and when you think of your country? जब आप अपनी कंट्री देश के बारे में सोचते हैं ना, एक दिन सोच के देखिए देश के बारे में और कौन सी इमेजेस, छवि, लोगों की, जगहों की आपके दिमाग में आती है। What parts of India have you lived in or visited? कौन से भारत के भाग में आप रहते हैं और आपने देखा है। Can you name some popular tourist destinations? क्या आप कुछ पर्यटकों के बहुत ही पॉपुलर फेमस डेस्टिनेशंस के बारे में क्या आप जानते हैं, क्या उनके नाम जानते हैं। You may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country। हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने रूल किया है और उसमें ब्रिटिश हैं, डच हैं, फ्रेंच है, पोर्टुगीज हैं। पोर्टुगीज ने भी 400 ईयर्स तक हमारी कंट्री पर रूल किया है। तो जो जो भी लोग हमारे यहाँ पर रूल करके गए हैं, उनके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और सब चीजें जो है वो अपने यहाँ पर छोड़ करके गए हैं। और ऐसे ही पोर्टुगीज भी हैं। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस? क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कौन से ऐसी जगहें हैं जहां पर फ्रांस और पुर्तगालियों का प्रभाव देखने को मिलता है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी? और कौन से ऐसे पार्ट हैं इंडिया के जो कि टी और कॉफी बनाते हैं, उगाते हैं। नाउ हम फर्स्ट पार्ट पर आएंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का मैप आपके सामने है और देख सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत जो है वो जगह है ये गोवा। और गोवा की कुछ तस्वीरें भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आपको पता चले कि गोवा बीचेस जो है बहुत फेमस है, ये आपको अच्छी तरह पता है। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, आई एम गोइंग टू गिव यू द समरी ऑफ द part 1, glimpses of India, part 1, a baker from Goa, written by Lucio Rodriguez। ये जो चैप्टर है पाडेर्स और बेकर ऑफ गोवा, गोवा के बेकर जो ब्रेड वगैरह सेकते हैं उन्हें पाडेर भी कहा जाता है। इसका पोर्ट्रेट हमारे सामने एक रेखा चित्र वर्ड्स के द्वारा जो है रेखा चित्र बेकर का बनाता है।
और ये ओल्ड ट्रेडिशन जो है, इनका जो पुरानी परंपरा है ब्रेड बनाना, तरह तरह के ब्रेड बनाना, तो ये जो है अभी तक भी जिंदा है। ये जो सिस्टम है अभी खत्म नहीं हुआ है। इनकी जो फर्नेसेस हैं, जो भट्टियां हैं सेकने वाली, उनकी आग अभी बुझी नहीं है। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, ये हमारी फैमिली का, गोवा की फैमिली का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फैमिली का, कम्युनिटी का। मैरिजेस के अंदर, फेस्टिवल्स के अंदर इनकी जो ब्रेड है, वो इनकी ब्रेड के बिना, जो कि बोल और बोलिनहास है, इनकी ब्रेड के बिना मैरिज और फेस्टिवल्स और जो जितनी भी जो फीस्ट होती हैं वो कम इनकम्प्लीट हैं, जब तक कि गोवा के अंदर इनकी ब्रेड, ये स्वीट ब्रेड ना रखी जाए। और इनके ये बहुत ही बच्चों की फेवरेट और फेमस हैं। और इसमें जो है वो बहुत ही राइटर ने ग्लिम्पसेस के अंदर अपनी झलक दी है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मीठी सी अपने बचपन की यादें गोवा के अंदर रहते हुए ल्यूसी और रॉड्रिग्स ने गोवा के अंदर रहती हैं और अपनी गोवा की लाइफ को जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है और ब्रेड के लिए अपना प्यार उन्होंने जताया है। तो ये जो ब्रेड जो है, बेकर जो हैं, इनके ऊपर पोर्टुगीज जिन्होंने 400 वर्षों तक हम पर रूल किया है, और उनका प्रभाव इन बेकर के ऊपर दिखाई देता है। इनकी ड्रेस पर, इनकी ब्रेड बनाने में, सब पर पुर्तगालियों का प्रभाव दिखाई देता है। ऑथर ने अपने चाइल्डहुड को डिस्क्राइब किया है कि कैसे बच्चों का जो दिन है वो ब्रेड के साथ, और जब दिन उनका कैसे शुरू होता था कि जो बेकर हैं वो आते थे और अपने डंडे से जिंगल जिंगल, झन झन की आवाज करते थे, घुंघरू बांध लेते थे उसके ऊपर और झन झन की आवाज करते थे। इससे बच्चे जो है फौरन उठ करके चले जाते थे। उन्हें ब्रेड लोव्स, ब्रेड के जो टुकड़े होते थे उनकी खुशबू से खींचे चले आते थे। बेकर गोवा की लाइफ का बहुत ही इसेंशियल पार्ट हैं और बहुत ही टिपिकल तरह के ड्रेस पहनते हैं। ये एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक भी पहनते हैं और शॉर्ट्स और निकर वगैरह भी पहनते हैं, और अलग से ही पता चलता है अपनी बास्केट लेकर के आते हैं। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट अट्रैक्शन है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बेकर फ्रॉम गोवा, लेसन नंबर 5, पार्ट 1। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवान विलेज। और ये पारंपरिक गोवा के गांव का बेकर है, उसका पूरा का पूरा रेखा चित्र खींचा है। Who still has an important place in his society, अपने समाज में आज भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, अभी भी सुने जाते हैं। रेमिनिसिंग का मीनिंग होता है, रेमिनिसिंग, नॉस्टैल्जिकली का मीनिंग बड़े ही शौक से अपने भूतकाल को याद करते हैं, वो पुराने पुर्तगाल के दिनों को याद करते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के टुकड़े। Those eaters of loaves might have vanished. वो ब्रेड के टुकड़े, बहुत ही स्वादिष्ट टुकड़े खाने वाले तो vanished का मीनिंग डिसअपियर, गायब हो चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन इनको बनाने वाले अभी भी हैं यहाँ पर। We still have amongst us the mixtures, the molders and those who bake the loaves. हम उन्हीं लोगों में से, बीच में से एक हैं जो कि आटे को मिक्स करते हैं, मोल्ड में डालते हैं और फिर उन लोव्स को, टुकड़ों को बेक करते हैं, सेकते हैं। Those age old time, यह बहुत पुराने समय का, युगों पुराने समय का है। टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और पुराने समय की जो ये भट्टियां हैं जिनमें सेका जाता है, भट्टियों के चित्र आपको दिखाए जाएंगे। और इसमें देखिए आप, भट्टी का चित्र है यहाँ पर दिख रहा है, और फर्नेस जो है वो स्टिल, उनकी जो भट्टियां हैं अभी भी गोवा के अंदर दिखाई देती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और जो उनकी भट्टियों की आग है वो अभी भी बुझी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली गए हुए 400 साल तक रूल किया उन्होंने और उसके बाद उनकी जो भट्टियां हैं या उनके ब्रेड के लोव्स हैं और ये सब हम भूल जाएंगे। नहीं, गोवा के लाइफ जो है वो इन चीजों को नहीं भूली है। द थर्ड का मीनिंग होता है धड़ से किसी चीज को रख देना। एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, और पारंपरिक बेकर, जो कि बेकर होते हैं, बेकरी वाले जो होते हैं, उनके बैम्बू, उनके बांस। हेराल्डिंग का मीनिंग होता है अनाउंस करना, घोषणा करते हैं।
His arrival in the morning, उनका आना, अपना आना सुबह के टाइम एक बैम्बू के जरिए, एक जो ट्रेडिशनल पारंपरिक बेकर होता है, बैम्बू के जरिए वो अपने आने की सूचना सुबह देता है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, अभी भी कुछ जगहों पर उसके बैम्बू की आवाज सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, शायद उस बेकर का पिता जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन बेटे ने अभी भी अपनी परिवार के व्यवसाय को, बेकिंग करने के व्यवसाय को ले रखा है, उठा रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पाडेर इन गोवा, और इन बेकर्स को अभी भी गोवा में पाडेर कहकर बुलाया जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा के अंदर हमारे बचपन में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, और बेकर हुआ करते थे हमारे मित्र, संगी, साथी और हमारे मार्गदर्शक। He used to come at least twice a day, वह दिन में कम से कम 2 बार आने के आदी थे। Once when he set out in the morning on his selling ground, एक बार तब जब वह बेचने के इरादे से सुबह सुबह राउंड पर निकलते थे, and then again, और फिर when he returned after emptying his huge basket, और शाम को वह तब आते थे जब अपनी बड़ी सी बास्केट को खाली कर देते थे। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, और उसकी झन झन की बांस की आवाज से हम अपनी नींद से उठ जाते थे। And we ran to meet and greet him, और हम उससे मिलने और उसका अभिवादन, ग्रीट का मीनिंग गुड मॉर्निंग करने उसे चले जाते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या उस ब्रेड के टुकड़े का प्यार था ये? At all, नहीं, ऐसा नहीं है। The loaves were bought by some Paskin or Bastin. What is the meaning of Paskin and Bastin? The maid servant of the house. और ब्रेड के ये टुकड़ों को खरीदने का काम तो घर के नौकर नौकरानियों का था, जिन्हें पास्किन और बास्टिन कहते हैं। What we longed for were those bread bangles, और हमें किस चीज की चाहत होती थी? ब्रेड बैंगल्स की। बैंगल्स क्या होते हैं? चूड़ियों की तरह जो ब्रेड होती थी उसकी चाहत होती थी हमें तो। Which we choose carefully, जिसे हम बड़ी सावधानी से चुनते थे। Sometimes it was sweet bread was special make, कई बार ये बड़े विशेष तरीके की बनाई हुई मीठी ब्रेड होती थी। तो बेटा ये जो स्वीट ब्रेड होती थी, ब्रेड बैंगल्स, हमारे यहाँ जो डोनट बनते हैं इंडिया में, वो स्वीट ब्रेड, ये ब्रेड बैंगल्स ही होता है। ओके, नाउ द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, और बेकर अपने आने की संगीतमय प्रवेश देते थे किसी भी दृश्य में। झैंग झैंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, एक ऐसा बांस जो कि बड़े ही विशेष रूप से बनाया जाता था, जिसे बजाने पर आवाज होती थी और जिससे कि सुबह के टाइम बच्चे उठकर दौड़कर आ जाते थे। नाउ यस, नाउ One hand supported the basket, एक हाथ से वह अपने बास्केट को सपोर्ट करता था, पकड़ता था। On his head, अपने सर पर, and the other banged the bamboo on the ground, और दूसरे हाथ से बांस को जमीन पर बजाता रहता था। We would greet the lady of the house with good morning. He would greet the lady of the house with good morning. और वह घर की औरतों को good morning कहकर उनका अभिवादन करता था। And then place his basket on the vertical bamboo. और फिर उसके बाद में बैम्बू को वर्टिकली रखकर उसके ऊपर अपनी बास्केट को रखता था। Now, we kids would be pushed aside with a mild rebuke. हम बच्चों को एक और कर दिया जाता था। माइल्ड रिब्यूक का मतलब हल्की सी झिड़की देकर, हल्की सी डांट दे करके हम बच्चों को बड़े एक तरफ कर देते थे, क्योंकि बड़ी खरीदने आते थे, हमें एक तरफ कर देते थे हल्की सी झिड़की देकर। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोव्स होता था वो जो है वो घर के नौकरों को वो खरीदने आते थे उन्हें दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग ऐसे कोई छोड़ने वाले थोड़ी थे, किसी की डांट से पीछे जाने वाले थोड़ी थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पारापेट, हम लोग चढ़ जाते थे किसी बेंच, ऊंची जगह पे। पारापेट होता है कोई ऊंची जगह होती है जहां पर जैसे मंच वगैरह होते हैं, ऊंची जगह पर हम चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और किसी ना किसी तरह उसकी टोकरी में झांकते थे।
I can still recall the typical fragrance of those loaves. मुझे याद है एक वो विशेष सुगंध उन टुकड़ों की, ब्रेड के टुकड़ों की. loaves for the elders and the bangles for the bread. और ब्रेड के जो बड़े बड़े टुकड़े होते थे वो बड़े लोगों के लिए, और जो बेंगल्स होते थे, चूड़ियों जैसे ब्रेड होती थी, डोनट जैसे होते थे, वो बच्चों के लिए. Then we did not even care to brush our teeth. हम तो परवाह ही नहीं करते थे कि अपने दांतों को हम ब्रश करें और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, या फिर अपना मुंह ढंग से धो लें. एंड व्हाई शुड वी, और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हम क्यों अपने दांत ब्रश करें, क्यों अपना मुंह धोएं? Who would take the trouble of plucking the mango leaf? अरे कौन परेशानी उठाए आम की पत्तियों को तोड़ने की? For the toothbrush, टूथब्रश बनाने के लिए आम की पत्तियों को तोड़ने की परेशानी कौन उठाए? आम की पत्तियों से दांत को रगड़ा जाता है पेस्ट की बजाय, जिससे दांत साफ हो जाते हैं. नाउ एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? अरे ऐसा करना क्यों जरूरी होता था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. अरे चीते ने क्या कभी अपने दांतों को ब्रश किया है? नहीं, चीते ने अपने दांतों को कभी ब्रश नहीं किया. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. अरे आखिरकार गर्म चाय से और हमारे दांत जो हैं अच्छी तरह से पीने से साफ ही हो जाएंगे. हम ब्रेड खाने के इतने शौकीन थे कि हमें मुंह धोने का और ब्रश करने का भी होश नहीं होता था. और उसके लिए लॉजिक क्या देता है ऑथर? अरे टाइगर भी ने भी तो कभी अपने दांत साफ नहीं किए, और गर्म चाय से तो हमारे दांत साफ हो ही जाने हैं. तो व्हाई शुड वी ब्रश आवर टीथ? तो हम ब्रश क्यों करें? नाउ यस, बहुत इंटरेस्टिंग बेटा. इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक मैं आपको अलग से डिस्कस करूंगी. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. शादी के उपहार मीनिंगलेस, व्यर्थ होते थे मीठी ब्रेड के बिना, जिसे कि बोल कहा जाता था. शादी के जो उपहार होते थे वो उपहारों में स्वीट ब्रेड, जिसे बोल कहा जाता था, वो होनी जरूरी होती थी, मस्ट होती थी. Just as a party or a feast loses its charm, जैसे कि घर की पार्टी, जैसे घर की पार्टी या फिर घर में जो होने वाली पार्टी होती थी और या फिर कोई दावत होती थी, loses its charm without bread, जैसे ऐसा लगता था कि घर में होने वाली पार्टी और घर में होने वाली दावतें अपने चार्म को, अपनी सुंदरता को खो देती थी बिना ब्रेड के. तो गोवा के अंदर शादियों में, पार्टी में, फीस्ट में अगर ये ब्रेड ना हो, स्वीट ब्रेड ना हो, तो शादियों का चार्म ही नहीं है, खूबसूरती ही नहीं है, ब्यूटी ही नहीं है. नाउ not enough can be said to show how important a baker can be for a village. और इसके अंदर ये कहना पर्याप्त नहीं है कि कैसे बेकर जो है वो एक गांव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता था. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. और घर की जो औरतें होती हैं वो अपनी बेटी की सगाई के लिए इस अवसर पर सैंडविचेस बनाती थी. Cakes and bolinhas are a must for Christmas. और क्रिसमस के ऊपर, क्रिसमस में कौन सी चीजें आती थी बेटा? केक्स और बोलिनहास. ये क्रिसमस में मस्ट का मतलब इतनी जरूरी होती थी जैसे कि हमारे लिए हवा पानी. एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे त्योहारों पर भी केक्स और बोलिनहास जरूर होते थे. Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. और इसीलिए बेकर की भट्टी किसी गांव में होना वाकई जरूरी, बहुत जरूरी होता है. ओके, अगर किसी गांव में बेकर की भट्टी नहीं है तो ये जो है वहां पर विलेज मीनिंगलेस है. वहां पर उसकी भट्टी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई. और जो बेकर होते थे या ब्रेड बेचने वाले होते थे ना उन दिनों में, उनकी पिक्यूलियर मीनिंग स्ट्रेंज, अजीबोगरीब ड्रेस होती थी जिसको कि कबाई कहा जाता था. It was a single piece long frock. यह केवल एकमात्र सिंगल पीस की लंबी सी फ्रॉक होती थी, reaching down to the knees, जो कि घुटने से नीचे पहुंचती थी. आजकल की आप ए लाइन फ्रॉक कह दें जो कि लेडीज पहनती हैं आजकल के, तो बहुत सारे जो कस्टम है ये. Yes, now
और जो बेकर हैं उनकी ड्रेस को कबाई कहा जाता है और ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती है जो कि उनके घुटनों तक आती है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट। और अपने बचपन के दिनों में हमने देखा है कि जो बेकर्स हैं वो कमीजें पहनते थे एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन, और ऐसा ट्राउजर पहनते थे जो कि छोटा होता था, फुल लेंथ पेंट से छोटा होता था एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट से बड़ा होता था और फुल पैंट से छोटा होता था। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, और आज की तारीख में भी जो हाफ पैंट पहनते हैं विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो कि घुटनों तक आती है, इनवाइट्स अ कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पाडेर। और उन्हें कमेंट मिलता है कि तुमने तो पाडेर जैसी ड्रेस पहन रखी है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और बेकर अक्सर अपना जो बिल है वो महीने के अंत में इकट्ठा किया करते थे। जो बिल होता था, लोगों के घर लोव्स देने जाते थे, ब्रेड लोव्स, ब्रेड बैंगल्स या पाव या जो भी कुछ देने जाते थे, बोल इन्हास या बोल है, वो महीने के अंत में हर एक से पैसा लिया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और महीने के जो अकाउंट होते थे सब लोगों के, वो दीवारों के ऊपर पेंसिल से बने हुए होते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। और बेकिंग का जो काम है ये बहुत ही ज्यादा लाभ का व्यवसाय होता था पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं मरता था। His family and his servants always looked happy and prosperous. वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। Their plump physique, plump क्या होता है? बहुत ज्यादा फैट बॉडी जिसमें मांस जो है वो बहुत होता है और मांस लटकरा होता है, इतने मोटे मोटे। तो प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनके मोटे मोटे भारी शरीर इस बात की खुली घोषणा करते हैं कि वह अच्छा पैसा कमाते थे, रिच थे, समृद्ध थे ऐसे काम में। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति, जैक फ्रूट क्या होता है बेटा? जैक फ्रूट होता है कटहल। कटहल जैसी फिजिकल अपीयरेंस अगर आज भी किसी की दिखाई देती है तो उसे बेकर कहा जाता है। तो यहाँ पर पता चला आपको कि बेकर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल गोवा की लाइफ में प्ले करते हैं और कैसे उनकी जो लाइफ है, उनकी जो मैरिजेस हैं, उनकी पार्टीज हैं, फीस्ट हैं, विदाउट स्वीट ब्रेड इनकम्प्लीट हैं। और प्रोफेशन जो है वो बेकिंग का बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है पुराने दिनों में। और कह सकते हैं आप कि ये जो बेकर हैं ये गोवा का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।